हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के लिए हिंदी की प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 16वें अध्याय पेड़ की बात की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी, जो श्री जगदीश चंद्र बसु जी द्वारा लिखित है। जगदीश चंद्र बसु जी ने इसमें पेड़ के पूरे जीवन चक्र के बारे में वर्णन किया है और इसकी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगी। लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन का आपको पता चलता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पेड़ की बात। लेखक बताते हैं कि मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे और महीना दर महीना उन बीजों को मिट्टी में दबे हुए बीत गया। सर्दियों के बाद बसंत का मौसम आया और कुछ बारिश की बूंदें जब मिट्टी के ऊपर पड़ी तो अब उन बीजों को मिट्टी में छिपे रहने की जरूरत नहीं है। मानो कोई बाहर से पुकार रहा है कि बीज तुम निकलो। एक शिशु की तरह उन्हें पुकारा जा रहा है कि उठो, बाहर की दुनिया को देखो। जब पानी की बूंदें मिट्टी पर पड़ती हैं तो बीज का ऊपरी हिस्सा दरक जाता है और अंदर से दो सुकोमल पत्तियां निकल आती हैं, अंकुर में से फूटती हुई, और ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई नन्हा बच्चा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया की ओर देख रहा है। लेखक को ऐसा अनुभव होता है। लेखक कहते हैं कि घास का अंकुर निकलने पर जो मिट्टी के भीतर प्रवेश करता है वह होता है जड़ का हिस्सा, और जो ऊपर की ओर जाता है वह तने का हिस्सा होता है। पूरा पेड़, पूरा वृक्ष इन दो भागों में विभाजित होता है। ऊपर की ओर जाने वाला हिस्सा तना और जड़ मिट्टी में जाने वाला हिस्सा जड़ कहलाता है। लेखक कहते हैं कि एक गमले में उन्होंने परीक्षण के लिए एक पौधे को रखा और उसके बाद गमले को औंधा लटका दिया। उल्टा लटका दिया, औंधा लटका दिया, दोनों का मतलब एक ही है। तो औंधा लटकाने के बाद भी वो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि मानो पौधे को सारी बातों का ज्ञान है। उसके तने का हिस्सा टेढ़े मेढ़े होकर भी ऊपर की ओर जाता है, सूर्य की दिशा में ही ऊपर की ओर बढ़ता है, और जड़ का हिस्सा मिट्टी के अंदर ही बढ़ता चला जाता है, वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि मानो पेड़ों को सारी बातों का ज्ञान है। कहते हैं कि सर्दियों में कई बार मूली काट कर बोए होंगे आप, तो देखेंगे कि पहले पत्ती का हिस्सा ऊपर की ओर रहता है, मिट्टी में चिपका रहता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की मूली बढ़ती चली जाती है पत्ती का हिस्सा ऊपर बढ़ता चला जाता है, और देखेंगे कि पत्ते और फूल पूरी तरह से ऊपर को उठ गए और एक लंबी सी मूली जमीन के अंदर चली जाती है। हम जिस तरह भोजन करते हैं, वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, हम कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वो केवल दूध पी सकते हैं। लेखक का कहना है कि जिस तरह हम भोजन करते हैं, हमारे बच्चे भोजन करते हैं। जिसकी जो क्षमता है वो उसी प्रकार भोजन करता है। बच्चे और बड़े लोग कड़ा भोजन भी कर लेते हैं, बच्चे केवल दूध पीते हैं। इसी प्रकार पेड़ों की भी अपनी क्षमता है, वो मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं? जब मिट्टी में पानी डालते हैं तो मिट्टी में पड़ा हुआ जो जल है वह मिट्टी के पोषण तत्वों को जल अपने अंदर अवशिष्ट कर लेता है, अपने अंदर समा लेता है, और वही जल पेड़ पौधे अपने जड़ के द्वारा अपने अंदर खींच लेते हैं, और मिट्टी के पोषक तत्व पानी के द्वारा मिलकर पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। जिस प्रकार चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी के अंदर पानी डालने पर भी माटी के अंदर के सारे द्रव्य गलकर पानी में आ जाते हैं, और जब वह तमाम द्रव्य पेड़ सोखते हैं तो पेड़ पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं और बढ़ते हैं। जड़ों में पानी ना मिलने पर क्या हालत होगा? केवल मिट्टी के द्वारा ही पेड़ भोजन नहीं बना सकते हैं, बल्कि अगर आप जड़ों में पानी नहीं डालेंगे तब पेड़ सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि पानी के द्वारा ही मिट्टी के पोषक तत्व पेड़ों को प्राप्त होते हैं। पेड़ सूखी चीजों को चबा नहीं सकते, वो पानी के द्वारा घुलनशील हुए मिट्टी के पोषक तत्वों को अपने अंदर खींच लेते हैं। जिस प्रकार बच्चे दूध पीते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी उस तरल पदार्थ के द्वारा मिट्टी के सारे पौष्टिक तत्व जो पानी में अवशोषित कर लिए जाते हैं, उसी पानी में मिले हुए मिट्टी के पौष्टिक तत्व ही पेड़ पौधों के जीवन का संवर्धन करते हैं, उन्हें बढ़ने में सहायक होते हैं। खुर्दबीन के द्वारा जब हम देखते हैं, खुर्दबीन कहते हैं सूक्ष्मदर्शी से, जिसके द्वारा छोटी छोटी चीजें देखी जा सकती हैं। तो जब सूक्ष्मदर्शी या खुर्दबीन के द्वारा जब हम देखते हैं
तो पेड़ की डाल अथवा जड़ का परीक्षण जब करेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है? ऐसा मालूम होता है कि जड़ों में मानो सैकड़ों सैकड़ों नल की तरह पाइप जैसा जड़ जो फैले होते हैं ना, उसमें एक पाइप की तरह ही दिखाई देते हैं। ये हमें साधारण आंखों से देखने पर दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने से ही महसूस होता, पता चल पाते हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा जो जड़ पाइप की तरह मिट्टी में फैले होते हैं, उन्हीं जड़ों के द्वारा पानी पेड़ों को अवशोषित करके अपने अंदर अवशोषित करता है। इसके अलावा गाछ पत्ते हवा से भी आहार ग्रहण करते हैं। तो पेड़ पौधों के भोजन के 2-3 रास्ते हैं। एक तो मिट्टी में पानी पड़ने पर मिट्टी के पोषक तत्वों को वह पानी में जब तरल पदार्थ के साथ अवशोषित हो जाते हैं तो उसको अपने अंदर खींचते हैं। दूसरा, लेखक कहते हैं कि हम जो ऑक्साइड छोड़ते हैं वह ऑक्साइड भी पत्तों के भोजन में सहायक होता है। तो पत्तों को ऑक्साइड कैसे खींचते हैं, पत्ते ऑक्साइड कैसे खींचते हैं, उसके लिए उन्होंने बताया है कि पत्तों के ऊपर किनारे पर अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं और कहते हैं खुर्दबीन के द्वारा ही हम इसे देख सकते हैं। जब पत्तों को ध्यान से देखेंगे तो हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देंगे, बल्कि हम सूक्ष्मदर्शी या खुर्दबीन के द्वारा जब हम देखेंगे तो पत्तों के किनारे किनारे छोटे छोटे मुंह दिखाई देते हैं, मानो वो पत्तों के होंठ हैं। जब आहार की जरूरत नहीं होती है तो ये मुंह बंद हो जाते हैं, ये होंठ बंद हो जाते हैं, और जब आहार की जरूरत होती है तो वो मुंह खुल जाते हैं और बाहर से वातावरण से ऑक्साइड अपने अंदर उन्हीं होठों के द्वारा खींचा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो हम एक तरह की विषाक्त वायु, हम जिसे कह सकते हैं ऑक्साइड कहते हैं, हिंदी में उसे अंगारक वायु कहें। तो विषाक्त वायु के रूप में जो हम सांस बाहर निकालते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसे हिंदी में आपकी पुस्तक में अंगारक वायु भी लिखा गया है। तो जब हम अंगारक वायु बाहर निकालते हैं, यह जहरीली अंगारक वायु या ऑक्साइड अगर वातावरण में जमा होता रहे तो वातावरण का पूरा बहुत जहरीला हो जाएगा और सारे जीव मरने लगेंगे, क्योंकि ऑक्साइड बाहर वातावरण में फैलेगा तो यह हवा को जहरीला करेगा, और जितने भी जीव, और हम लोग भी, मनुष्य भी या कोई भी जीव जंतु जानवर, उसे ही खींचेंगे तो हम बीमार होने लगेंगे, हम मरने लगेंगे, क्योंकि हम ऑक्साइड को निकाल सकते हैं, लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो जिस विषाक्त वायु को हम निकालते हैं, जिसे कि ऑक्साइड या अंगारक कहते हैं, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि पेड़ पौधे उस अंगारक वायु को वो अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह ये हुआ कि जिस तरह हम पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं। कैसे निर्भर हैं? इसके लिए कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वास के रूप में, तो वह ऑक्सीजन पेड़ छोड़ते हैं, और हम ऑक्साइड निकालते हैं, वो ऑक्साइड पेड़ लेते हैं। अर्थात सांसों का जो आदान प्रदान है हमारे और पेड़ों के बीच में, जो हम छोड़ते हैं वो पेड़ों को चाहिए, जो पेड़ छोड़ते हैं वो हमें चाहिए। इस तरह हम पूरी तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर हैं, और पेड़ पौधे भी हमारे ऊपर निर्भर हैं। हम आपस में एक दूसरे के जीवन का सहायक बन जाते हैं। विधाता ने एक अजीब सा चमत्कार किया है कि जो चीज हम सेवन करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, पेड़ पौधे उस चीज को ग्रहण करके बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, आगे संवर्धन होता है। तो इस तरह हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, और गाछ वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई अंगारक वायु को पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। किस प्रकार? वो वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए ऑक्साइड को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब वातावरण से जब वो ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, तो वापस वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है। पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे और अंगारक वायु के सहारे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रकार गाछ वृक्ष के शरीर में प्रवेश कर यह वायु, हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्साइड वायु, सूर्य की किरणें और जड़ से जो पानी के द्वारा मिट्टी का पोषण होता है, ये सारी चीजें मिलकर पेड़ों का संवर्धन करते हैं, पेड़ों के बढ़ने में सहायक होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं,
और यही प्रकाश न मिलने पर वे जीवित नहीं रह पाते। पेड़ों को अगर पानी ना मिले तो भी मर जाएंगे, प्रकाश ना मिले तो भी मर जाएंगे, और ऑक्साइड हमारे द्वारा छोड़ा गया ना मिले तो भी वो मर जाएंगे। यदि खिड़की के पास कोई पौधे रख दें और उसे देखें कि सारी पत्तियां और डालियां अंधेरे के साइड से बढ़ते हुए प्रकाश की दिशा में बढ़ती चली जाती हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि गाछ वृक्ष इस होड़ में सचेत रहते हैं कि कौन सबसे पहले सूर्य उगने पर ऊपर जाकर सूर्य की ऊष्मा को अपने अंदर समाहित कर ले और अब उसको एब्जॉर्ब कर ले। आपने देखा होगा वनों में कि बहुत सारे, जिसको हम की अंग्रेजी में क्लाइंबर्स कह सकते हैं, वो बड़े बड़े पेड़ों के सहारे चढ़कर उनके ऊपर पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि पेड़ों के सहारे ये लताएं, ये वृक्ष के ऊपर चढ़कर सूर्य की ऊष्मा अपने अंदर ये करती, अवशोषित करती हैं। लेखक आगे बताते हैं कि कौन जल्दी सूर्य को पकड़ लेगा, अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, इसकी होड़ मची रहती है वनों में जाने पर। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने के कारण प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर जब सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी तो उनका भोजन बनना संभव नहीं है और भोजन के अभाव में वो पेड़ पौधे मर जाएंगे। इसीलिए वे पेड़ों से लिपटे हुए निरंतर अग्रसर होती रहती हैं ऊपर की ओर, पेड़ों के सहारे सहारे ऊपर की ओर चढ़ती रहती हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश ही सब जीवों का मूल मंत्र है। बिना प्रकाश के पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रह सकते। सूर्य की किरण का परस पाकर यानी स्पर्श पाकर, सूर्य की किरण का स्पर्श पाकर पेड़ पल्लवित होते हैं और गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूर्य की किरणें आबद्ध होती हैं। गाछ वृक्ष समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने की होड़ में लगे रहते हैं। पूरा जितना वृक्ष है, वन है, जितने भी वृक्ष वन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब सूर्य की प्रकाश को अपने अंदर समाहित करने के लिए होड़ में लगे रहते हैं। कौन ज्यादा से ज्यादा जितनी जरूरत है अपने अंदर समाहित कर ले, और इस तरह उनका संवर्धन होता है, क्योंकि सूर्य की ऊष्मा से ही उनके प्राणों का निर्वाह होता है। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है, इसी तरह जंतुओं के शरीर में भी प्रकाश है। हम जो अनाज सब्जी खाते हैं उसके अंदर भी सूर्य की गर्मी, सूर्य की ऊष्मा ही अवशोषित रहती है। सोचकर देखा जाए तो पता चलता है कि प्रकाश की खुराक पाकर ही हम या पेड़ पौधे सारे जीव जंतु जीवित हैं। कोई पेड़ 1 वर्ष बाद मर जाता है। सभी पेड़ जब मर जाते हैं तो अपने मरने के बाद इस संसार में अपने संतान छोड़ जाते हैं। वह संतान कैसे होते हैं? बीज के रूप में पेड़ पौधे अपनी संतान धरती पर छोड़कर चले जाते हैं। बीज की सुरक्षा, सार संभाल के लिए पेड़ क्या करते हैं? फूलों से लदा पदा, पत्तों से लदा पदा एक सुंदर सा घर छोड़ जाते हैं। अर्थात पेड़ के ऊपर जो पत्तियां होती हैं और डालियां होती हैं, उन डालियां ही उन बीजों का घर होती हैं, क्योंकि वो फल लगते हैं और उनके अंदर जो बीज होते हैं, बड़ी सुरक्षा से पेड़ अपने संतानों को सुरक्षित करके ही इस दुनिया से जाना चाहते हैं। फूलों को आच्छादित होने पर पेड़ बहुत सुंदर लगता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं पर हंस रहा हो और प्रसन्न होकर प्रसन्नता बिखेर रहा हो। लेखक कहते हैं कि फूल की तरह सुंदर चीज और दुनिया में क्या है? जरा सोचे तो। ये फूल बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन फूल जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन कहाँ से आता है? मिट्टी जैसी मटमैली, जिसको कि हम गंदा कह सकते हैं, मिट्टी जैसे मटमैले गंदे जड़ में से पोषक पदार्थ अवशोषित करने के बाद इतने सुंदर फूल खिलते हैं। यानी मटमैले स्थान से अपना भोजन ग्रहण करने के बाद सुंदर सुंदर फूलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं पेड़ों के ऊपर। यह कैसा अजीब चमत्कार है! ईश्वर के द्वारा, विधाता के द्वारा ये अजीब चमत्कार किया गया है कि जो हम कहते हैं कि जो चीज से हम खाएंगे वही दिखेगा, तो पेड़ पौधे तो मिट्टी जैसी चीजों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें तो मिट्टी के कलर का होना चाहिए ना फूलों को, लेकिन नहीं, फूल कलरफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, मनभावन हो जाते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। पेड़ पौधे, हम कहते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन हमारे द्वारा छोड़ा गया ऑक्साइड, अंगारक हवा, पेड़ पौधों का जीवन है, और हमारे द्वारा छोड़े गए विषाक्त वायु को वो अपने अंदर खींचते हैं और इतने सुंदर सुंदर फूल पैदा करते हैं। अर्थात ये अपरूप उपादान का अर्थ है कि व्यर्थ चीज, जिसको हम कह सकते हैं दिखने में गंदी चीजें, अंगारक वायु या ऑक्साइड या मिट्टी, जिनको हम गंदा कहते हैं, जो बदसूरत दिखाई देता है, खराब है हमारे लिए,
उन चीजों से अपने लिए ताकत पैदा करके पेड़ पौधे किस तरह सुंदर सुंदर फूल और फल पैदा करते हैं। हम जिस चीज को गंदा कहते हैं, मिट्टी गंदी दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है, और उसी मिट्टी से रस खींचकर, पानी के द्वारा पोषक रस खींचकर पेड़ पौधे लाल लाल सुंदर सुंदर फूल पैदा करते हैं। वह कितना अजीब सा चमत्कार है। मानो संतान पर स्नेह का निछावर करते ही, संतान पर जिस तरह माँ अपना स्नेह निछावर करती है, उसी प्रकार ये वृक्ष अपने संतानों के ऊपर अपना स्नेह निछावर करते हैं। वो सुंदर सुंदर फूलों के रूप में और बीजों के रूप में, फलों के रूप में दुनिया में आते हैं। ममता का परश पाते ही मिट्टी व अंगार फूल बन जाते हैं। जिस प्रकार माँ का स्पर्श, प्रेम का स्पर्श पाकर कैसा भी संतान एक सुंदर मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है, एक लायक मनुष्य के रूप में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार मिट्टी के द्वारा अवशोषित किए गए गंदे पानी से और हमारे द्वारा छोड़े गए ऑक्साइड अथवा अंगारक वायु से दोनों को अपने अंदर खींचकर ममता का, जब पेड़ों की ममता का स्पर्श लगता है इन दोनों गंदी चीजों को, जिसको कि हम गंदा कहते हैं, इन दोनों गंदी चीजों को अपने अंदर समाहित करके जब ममता के स्नेह से अनुलेपित करते हैं तो सुंदर सुंदर फूल पेड़ों पर आते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूलों को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। शायद पेड़ भी बहुत प्रसन्न होते होंगे। खुशी के मौके पर वे अपने परिजनों को भी निमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार हम अपनी खुशी के मौके पर अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपने ऊपर फूल आने पर अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं और पुकारते हैं कि कहाँ हो मेरे बंधु, आओ आज मेरे पेड़ों पर फल फूल आए हुए हैं। अगर मेरे घर को पहचान न पाओ तो इसलिए मैंने रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। पेड़ों पर फल फूल आने पर पेड़ जब मानो पुकार पुकार कर अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं कि आओ मेरे घर आओ, मेरे पेड़ों पर फल फूल लगे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियों को आप दूर से देखते होंगे जो पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं। मधुमक्खी और तितली गाछ बिरछ की चिरकाल की घनिष्ठता है, अर्थात गाछ बिरछ मधुमक्खी और तितली का बहुत पुराना रिश्ता है। दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ प्रेम करते हैं। वे दल बल सहित जब पेड़ों में फूल आते हैं तो तितलियां और मधुमक्खियां पूरे दल बल सहित उन फूलों को देखने आते हैं। और कुछ पतंगे दिन में डर के मारे नहीं निकलते हैं, लेकिन वो रात में निकलते हैं और पेड़ों के फूलों को देख जाते हैं। पक्षी उन्हें देखते हैं, क्योंकि जो कुछ पतंगे ऐसे होते हैं जो डर से कोई कीट पतंगे उनको देखकर खा जाएंगे, इस डर से वो दिन में नहीं निकलते, वो रातों को निकलते हैं और फूलों को देख कर जाते हैं। और रात के अंधेरा होने तक छिपकर, जब अंधेरा होता है तो निकल कर आते हैं और फूल उनके लिए अपनी सुगंध और तेजी से हवा में फैलाते हैं, जिससे वो इशारा पा जाते हैं कि फूल इधर ही खिला हुआ है। फूलों की सुगंध से वो रात में निकलने वाले जीव को एहसास हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि फूल किस दिशा में खिला हुआ है। जिधर सुगंध जिधर से आती रहती है वो जीव उधर ही बढ़ जाते हैं। गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करते हैं। देखिए कितना सुंदर संयोग है कि मधुमक्खी और तितली बड़े चाव से उस फूलों के ऊपर लगे हुए मधु का पान करते हैं, मधु को पीते हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का उपकार भी होता है, क्योंकि मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो जो पराग कण अपने साथ ले जाती हैं, वो पेड़ों के फूलों के ऊपर जो पराग होते हैं उनको अपने पैरों में चिपकाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ले जाती हैं। तो एक पराग कण दूसरे पराग से जब मिलता है तो वही बीज बन जाता है। एक फूल का पराग दूसरे फूल के पराग पर ले जाके मधुमक्खी जब छोड़ती हैं तो वही बीजों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार फूल से बीज फलता है और अपने शरीर का रस पिलाकर पेड़ जो है बीजों का पोषण करता है। पेड़ अपने शरीर का रस पिलाकर उन बीजों का पोषण करता है और अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया नहीं होता, बल्कि अपने संतान के लिए वो तिल तिल कर अपना सारा सर्वस्व लुटा देता है और अपनी संतान को सुरक्षित रखना चाहता है, अर्थात बीजों को सुरक्षित रखना चाहता है। जो पेड़ का शरीर पहले हरा भरा था, अब बिल्कुल धीरे धीरे वो कई दिन, कई सालों साल, कोई पेड़ तो सालों साल फल देते हैं, कोई तो एक साल में मर जाते हैं। तो वो निर्भर करता है पेड़ों के जीवन पर। तो कोई पेड़ अपने बीजों को समाहित करते हुए, संरक्षित करते हुए सालों साल हमें फल देते हैं और धीरे धीरे वो बीज जब बनने की प्रक्रिया उनके अंदर समाप्त होने लगती है तो पेड़ धीरे धीरे सूख जाते हैं। और जो पेड़ कभी फल फूलों से लदा रहता है, रसयुक्त रहता है, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। और जो पेड़ फलों से लदा रहता था, वह उस पेड़ में अब अपना शरीर उठाने की क्षमता नहीं है और
सूखते सूखते डालियां ताल पर ताल जो पहले नाचा करती हैं, वो पेड़ अब सूख गया है और धीरे धीरे वह पेड़ हवा के आघात को भी सहन नहीं कर पाता है और हवा का एक थपेड़ा लगते ही वह पेड़ थर थर कांपता है और जमीन पर गिर जाता है और उसकी अपनी संतान धरा पर जो छोड़ गया रहता है उसके द्वारा नए पेड़ पैदा होते हैं और डालियां, वो पुराने वृक्ष की डालियां टूट पड़ती हैं और अकस्मात पेड़ जड़ सहित नीचे गिर जाता है। इस तरह ये वृक्ष अपनी संतानों की सुरक्षा करते करते अपना जीवन निछावर कर देता है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। तो इस तरह पेड़ जो है अपनी संतानों के रूप में दुनिया में बीज के रूप में संतान छोड़ जाते हैं, जिससे नए वृक्षों का फिर से नए वृक्ष उगने लगते हैं और इस तरह चक्र चलता रहता है। और हमारे द्वारा छोड़े गए अंगारक वायु, सूर्य के प्रकाश और मिट्टी में पड़े जल के द्वारा ये तीनों चीजें मिलकर ये पेड़ अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रकार पेड़ों का संवर्धन होता है। तो जगदीश चंद्र बसु जी ने पूरे पेड़ के जीवन चक्र के बारे में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और इस तरह यह पेड़ की बात अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।